तो यहाँ बात है सल्तनत कालीन कला एवं संगीत को। यहाँ चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश सब हो चुका है, लोधी वंश, ये सब जो नहीं देखें जरूर जाकर देखेंगे, प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है। तो अब यहाँ है, यहाँ शुरुआत करें। हरमन गोट्स ने 1947 में सर्वप्रथम दी जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में सल्तनत काल में चित्रकला के अस्तित्व की जानकारी दी। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की एक संगीत गोष्ठी का चित्र है, ईरानी चित्र, शाहपुर का बनाया हुआ है। तो सारंगी और रबाब तुर्की वाद्य यंत्र है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के महान गायक गोपाल नायक को जो है अपने दरबार में आमंत्रित किया था, और ईरान की तुर्मती खातून को भी बुलाया गया था। ठीक है, गायन का आविष्कार जो है ये ख्याल गायन जो होता है ना, उसका आविष्कार जो है सरकी सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने किया था, और संगीत में जो है उपलब्धियों के कारण इसे जो है नायक की उपाधि प्राप्त हुई थी। कव्वाली गायन, सितार व तबला का आविष्कार अमीर खुसरो जो हैं अमीर खुसरो के थे, और साथ में हस्त बहिश की जो है कविता लिखी थी। वही बात करें कि सितार, ईरानी तंबूरा, भारतीय वीणा। अलाउद्दीन के समकालीन संगीतकारों में बैजू बावरा का नाम अभी तक चलता है। गोपाल नायक और मोहम्मद शाह जो हैं। तो ध्रुपद एक उत्साहवर्धक राग है। इसका आविष्कार ग्वालियर के राजा मान सिंह दरबारी संगीतकारों ने किया था। राजा मान सिंह ने मान कौतूहल संगीत ग्रंथ की रचना की। भक्षु, इनका संगीतकार संत विद्यारण्य ने संगीत सार की रचना की, और फिरोज शाह तुगलक ने भित्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, और गयासुद्दीन तुगलक संगीत का विरोध थे। फारसी इतिहासकार, तो यहाँ पूछेगा कि कौन है जो संगीत का विरोध करता था, तो फिरोज शाह तुगलक। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन ईश्वर की छाया के रूप में किया है। तो बस मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। बात अब यहाँ करें स्थान समकालीन प्रमुख इमारतें एवं निर्माण करता है। तो ये सब जो पूछ लेता है ज़रूरी है। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में स्थान इमाम बाड़ा है, सॉरी इमारत है, उसका नाम है सुल्तानगढ़ी, जिसका निर्माण करता है इल्तुतमिश। ठीक है, सबसे पहला मकबरा है। तो जो विशेष है वो लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान देना आपको। जैसे कि इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश में आया था, दिल्ली में ही है। तो सुल्तानगढ़ी जो है इल्तुतमिश में आया था। पूछ लेते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा ये सब किसने बनाया है, ये सब तो आ ही जाते हैं प्रश्न, तो आपको ये सब याद करने हैं। जैसे अभी इसमें आगे जोधपुर और नागौर, ये आपका अतारकिन का दरवाज़ा है वहाँ जोधपुर और नागौर में। तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। दिल्ली में बलवन का मकबरा बलवन ने बनाया। दिल्ली में है लाल महल है, लाई दरवाज़ा, हजार खम्बा महल, जमात खाना, मस्जिद, हौजे अलाई, सीरी का शहर, सीरी का किला, सब अलाउद्दीन खिलजी और बलवन अलाउद्दीन खिलजी मिल के यहाँ जो है लिखा हुआ बनाया हुआ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का नाम ज़्यादा आएगा। अलाई दरवाज़ा में गुंबद एवं घोड़े के नील के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। यह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा की बात करें तो। और बयाना उषा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी बनाया था। दिल्ली में है तुगलकाबाद फोर्ट हो गया, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा हो गया। हिंडोला महल गयासुद्दीन तुगलक के शासन में बना है। पंचभुजिए ये सब हैं। दिल्ली आदिलाबाद फोर्ट, जहांपना नगर, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है। तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ये सब ध्यान देना है, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली में है फिरोज शाह का मकबरा, तो मोहम्मद बिन तुगलक बनाया है फिरोज शाह का मकबरा। और दिल्ली में है खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद। पहला अष्टभुजीय मकबरा है, ये आपका फिरोज शाह के काल में बना है। दिल्ली में ही सब है यार, क्योंकि पहले दिल्ली शासन किया है, तो क्या किया जाए। मुबारक शाह सैयद वंश में बना है। अलाउद्दीन, ये आप देख सकते हैं, सही मुबारक शाह का मकबरा अलाउद्दीन बनाया था। दिल्ली में मोहम्मद शाह का मकबरा जो है मुबारक शाह का भी, और मोहम्मद शाह का आलम शाह बनाया है। दिल्ली में है बहलोल लोधी का मकबरा, सिकंदर लोधी जो है बनाया था। तो एक बार हम जरूर बोलेंगे कि आप लोग दिल्ली अच्छी तरह से घूम लीजिए, सबका मकबरा एक बार आप देख के आइए, याद हो जाएगा। लगता है एक दिन में सारे मकबरा देख सकते हैं, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, जो नामी आप देख लेंगे, लेकिन ये सभी मकबरा जरूर जाकर देखिएगा। दिल्ली में सिकंदर लोधी का मकबरा,
इब्राहिम लोदी बनवाया था। अष्टभुजीय प्रथम दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया। पानीपत में आ गए हैं, इब्राहिम लोदी का मकबरा है, बाबर बनवाया था। मारता भी और बनवाता भी है। जौनपुर में है अटाला मस्जिद, तो इब्राहिम सरकी के द्वारा बनाया गया है। मीनार है, गुंबद का अभाव है। वही जौनपुर में लाल दरवाज़ा मस्जिद है वहाँ। अच्छा, जौनपुर में बीबी राजे बनाए थे, मीनार गुंबद है। जौनपुर में जमा मस्जिद भी है, हुसैन शाह। मांडू जमा मस्जिद, मांडू का किला, हिंडोला महल, ये सब हो जाएगा। होशंगाबाद में है। ठीक है, अब मांडू एक है आपका जहाज महल है। मांडू होशंगाबाद का मकबरा महमूद खिलजी जो है बनवाया था। पांडुआ में है अदीना मस्जिद, पश्चिम बंगाल में है पांडुआ, जो सिकंदर शाह जो है बनवाया था। 400 गुंबद हैं। तो पांडुआ में जो है अदीना मस्जिद, ये घूमने लायक है। अब माना कि घूमने का शौक़ नहीं हो, मतलब शौक़ रहता है सबका, अब पैसा इस सब नहीं है, तो यही कहेंगे कि आप यूट्यूब पे देख लीजिए। ब्लॉग तो बहुत सारे लोग बना देते हैं, और देखने से क्या होगा कि और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो यहाँ इसमें क्या है, पांडुआ में अदीना मस्जिद जो है, ये सबसे अच्छा क्या है कि 400 गुंबद है। भाई अच्छा है, तो ज़रूर देखिएगा। पांडुआ सर्च कीजिए और अदीना मस्जिद। अब इसके पढ़ाने के बाद खुद हम सर्च करने वाले हैं, सही बात बोलें तो। चंपानेर नगीना मस्जिद हो जाएगा आपका, ऊंचे चबूतरों वाला बना है। अहमदनगर में मक्का मस्जिद है, रूमी खां के द्वारा बनाया गया है। बीजापुर गोल गुंबद है, आदिल सर ये पूछ लेता है। ठीक है, ये जरूर है कि पूछेगा। गोल गुंबद है बीजापुर में, विश्व का विशालतम इब्राहिम रोजा मकबरा, आदिल शाह प्रथम बनाया था मकबरा, प्लस मस्जिद दोनों है इसमें। तो ये सब का है कि जो आपको लगे कि हाँ ये भाई ये देखने लायक है वीडियो, तो आप वीडियो जरूर देखें, यूट्यूब पर सर्च जरूर करें गोल गुंबद। और गोल गुंबद इसमें से कितने हिस्से होंगे, गोल गुंबद के बारे में जानते होंगे। आदिल शाह के द्वारा बनाया गया है, ये सब बीजापुर में है, लेकिन देखे नहीं होंगे कैसा है, तो जाकर जरूर देखें वीडियो। बीजापुर में जमा मस्जिद है, आदिल शाह प्रथम बनाया। कश्मीर में शाह हमदान मस्जिद है, सुल्तान सिकंदर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब ये सब देख जरूर लें। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। इसमें से आपके लिए कौन कौन सा अच्छा लगा कि यहाँ देखने लायक है, ज़रूर देखेंगे। अब आते हैं समकालीन स्थापत्य कला की, अब बात करते हैं। तो भारत में कागज़ का प्रयोग बड़ी शताब्दी में हुआ था। 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार, 210 फीट ऊंची पतली मीनार जो 4 मंजिला है। स्थापत्य निर्माण का क्रम कुतुब मीनार, तुगलकाबाद, किला लोदी गार्डन, फतेहपुर सीकरी। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, खिलजी वंश के द्वारा अष्टभुजाएं मकबरों का उदय, तुगलक वंश। वही झुकी दीवारों के साथ विशाल मुख द्वार, सरकी वंश। गुजरी महल का निर्माण मानसिंह तोमर ने करवाया था। वही बात करें दाखिल दरवाज़ा, गौड़ 3 दरवाज़ा, अहमदाबाद, अटाला देवी मस्जिद, इब्राहिम सरकी, छोटा सोना मस्जिद, वली मस्जिद, कदम रसूल, नुसरत शाह। चलिए, विजय साम्राज्य की अब यहाँ जो है बात करते हैं। ओ भाई, अब आ गए विजयनगर साम्राज्य। यहाँ से प्रश्न ना आए ये हो नहीं सकता है, तो इसको अच्छी तरह से आपको रट जानी है, इसको अच्छी तरह से जान लेना है। कौन कौन सा शासक कब किस वंश का है, सब जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन रिवीजन आपको ही करना है। अब यहाँ विजयनगर साम्राज्य है, 1336 से 1652 तक का काल यहाँ इसका है। तो पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले स्थापना 1336 में हुई थी, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। तो समझ जाइए, हरिहर और बुक्का ने यहाँ विजयनगर का साम्राज्य बनाया। जो स्थापना की प्रेरणा का माधव जो है विधान व सायन से, ये सब बेकार लिख देते हैं, ज़्यादा ही इसमें लिखा हुआ है, क्या बोला जाए, खान पॉकेट में है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा नहीं इस सब आने की ज़रूरत है। ज़्यादा लिखना और स्टूडेंट के लिए बहुत सोच में पड़ जाता है। सही रहता है। विजयनगर की स्थापना 1336 में हुआ, संस्थापक हरिहर बुक्का है, ख़त्म कहानी। अभी इस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। तो चलिए, अब जो जो हम पढ़ाएंगे वो उस पर आपको ध्यान देना है। इसमें बहुत चीज़ काटना पड़ेगा, बहुत हो गया अब लंबाई चौड़ाई, इसको मतलब अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए। राजधानियाँ देखें तो देखिए, विजयनगर की सबसे पहले अनेगोंडी, फिर विजयनगर आता है, यहाँ आपका शुरू हुआ पेनीकोंडा और चंद्रगिरी। खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी तुंगभद्रा के किनारे है, जिसका पहला सर्वेक्षण मानचित्र
कॉलिन मैकेंजी ने 1800 में तैयार किया। तो नोट में यहाँ दे दिया है कि मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य के गौरव का प्रतीक विजयनगर कला हम्पी जो है कर्नाटक में है, और विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। तो विजयनगर के शासन और राजवंश के बारे में जानते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें जो है टोटल 4 राजवंश शासन करते हैं, 4 वंश हैं, जिसमें कि संगम वंश है, सालू वंश है, तुलु वंश है, आरवीडू वंश है। और चारों में किसका ज़्यादा किरदार रहा है ये भी बताएंगे। तो संगम वंश का जो है यहाँ शासनकाल 1336 से 1485 तक रहता है। वही बात सालू की कर लें तो 1485 से आप इसको 1505 तक जोड़ सकते हैं, सालू वंश। तुलु वंश हो गया 1505 से 1565। आरवीडू वंश हो गया 65 होना चाहिए था ना, वीर सिंह तालीकोटा के युद्ध से समाप्त हो जाता है। उसके बाद अच्छा आरवीडू वंश आता है 70 से 1570 से 1652। और संगम वंश का जो है स्थापना किया हरिहर बुक्का, सालू वंश का नरसिम्हा सालू, तुलु वंश का वीर नरसिंह, और तिरुमल आरवीडू वंश का जो है स्थापना करते हैं। तो हरिहर प्रथम की यहाँ शुरू करते हैं। हरिहर और बुक्का के बारे में अब जान ही लिए होंगे। तो हरिहर प्रथम चलिए जानकारी देते हैं। बस क्या करना है आपको, देखते रहना है, सुनते रहना है, ज़्यादा कुछ इन्हें उन्हें नहीं भागना है, ना वैकेंसी की ओर नहीं सीट की ओर, बस आपको पढ़ते रहना है। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और देवता के प्रतिनिधि के रूप में राज स्थापित करने का दायित्व लिया। हरिहर प्रथम जो है 1336 से 1356 तक का शासनकाल, 20 साल के बाद जो है उसका भाई आ जाता है, भाई का नाम है हरिहर बुक्का। तो मतलब हरिहर प्रथम था, फिर उसका आता है बुक्का प्रथम। हरिहर बुक्का नाम है लेकिन बुक्का अलग है, हरिहर अलग है। ठीक है, तो बुक्का आ जाता है और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक उसकी उपाधि थी। तो पूछ लेगा कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक तक जो है किसकी उपाधि है, बुक्का प्रथम की है। बुक्का प्रथम द्वितीय ये सब याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला। हरिहर प्रथम हरिहर द्वितीय। तो अभी हरिहर प्रथम शुरू हुआ, फिर बुक्का द्वितीय आता है। तो ये 56 से लेकर 77 तक रहता है, 19 साल रहता है। मैं 1 साल हरिहर से कम, क्योंकि छोटा भाई है मान के चलिए, तो 1 साल कम रहा। और ये बुक्का वन ने चीन में दूत मंडल भेजा था, और हरिहर द्वितीय फिर आ जाता है उसके बाद। और हरिहर द्वितीय फिर 77 से लेके 1404 तक रहता है, मतलब कि हरिहर प्रथम को भी फेल कर देता है। बुक्का वन के बाद हरिहर द्वितीय आता है, 27 साल रहता है, विजयनगर की गद्दी पर बैठा, और इसने राजा धीराज तथा राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो ये पूछ लेगा कि राजा धीराज की उपाधि किसने धारण की। राजा धीराज बहुत पूछता है, तो हरिहर द्वितीय ने। इसने मुस्लिमों राज्यों में से गोवा, चोल तथा दाभोल बंदरगाह पर विजय प्राप्त की। बुक्का राय प्रथम के पुत्र कम्पाना की पत्नी गैगा देवी ने अपनी कृति मधुरा विजयम में अपनी पति के विजय अभियानों का वर्णन किया। सायनाचार्य हरिहर द्वितीय का प्रधानमंत्री था। उसके अभिलेख में माधव विधारण्य को सर्वोच्च प्रकाश का अवतार कहा गया है। चलिए अब देवराय प्रथम पर आते हैं। जो देवराय प्रथम का शासनकाल है यहाँ 1406 से 22 तक रहता है। यह हरिहर द्वितीय के बाद शासक बना। इसके समय बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने इसे हारना पड़ा, और इतालवी यात्री निकोली कोंटी ने इसी के शासनकाल में 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। निकोली कोंटी ने विजयनगर राज्य में सती प्रथा व बहु विवाह का उल्लेख किया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर कृषि की विकास किया तथा एक लंबी नहर और पुलिया का निर्माण किया। फिर देवराय द्वितीय में आते हैं, जो 1422 से 46 तक रहता है, और देवराय प्रथम 1406 से 22 तक, और 22 से 46 देवराय द्वितीय। इसकी उपाधि गजबेटकर थी। गजबेटकर देवराय द्वितीय की थी। इसने इंद्र का अवतार माना जाता है। तो इंद्र का अवतार किससे माना गया, देवराय द्वितीय को। इसने तुर्की धनुर्धरों को तथा मुसलमानों को बड़ी संख्या में अपनी सेना में भर्ती किया तथा राज्य में इनके लिए मस्जिदें बनवाई। देवराय द्वितीय अपने सिंहासन के एक ओर कुरान तथा एक ओर गीत वेद रखता था। देवराय द्वितीय के काल में ईरान के शासक मिर्जा सहरस का दूत अबू रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की, और देवराय द्वितीय का दरबारी कवि दिन दिमा था। तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने दिन दिमा को
श्राद्ध में पराजित किया तथा देवराय से कवि सार्वभौम की उपाधि प्राप्त की। का अर्जुन प्लॉट देवराय जो 1446 से लेकर 1465 तक शासनकाल है, तो देवराय द्वितीय के बाद यह शासन पर बैठता है। कौन? मल्लिकार्जुन प्रौढ़ देवराय। इसके समय महुआन नामक चीनी यात्री विजयनगर आया था और संगम वंश का अंतिम शासक जो है विरूपाक्ष द्वितीय था। ठीक है। और इसके समय बहमीनों जो है ने गोवा, दामोल व चौल बंदरगाहों समेत पश्चिमी तट पर अधिकार कर लिया। संगम वंश के राजाओं ने जल संरक्षण हेतु कमलपुरम नामक जलाशय का निर्माण कराया। चलिए अब यही बात जय सालू वंश की अब कर लेते हैं कि ठीक है, तब सालू वंश पे आते हैं। तो इससे पहले अब संगम वंश पढ़ लिए, अब ध्यान दे रही हैं अब सालू वंश है। तो सालू वंश यहाँ 1485 से 1505 तक रहता है और 1485 में सालू नरसिंह ने एक नए राजवंश सालू वंश की स्थापना जो है करता है। और नरसिंह सालू के दो पुत्र हैं, तिम्मा एवं इमादी नरसिंह। नरसिंह सालू की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के संरक्षण के रूप में नरसा नायक नरेश नायक की सत्ता का उपभोग किया गया और नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या करके तुलुक राजवंश की फिर नींव रखती है। मतलब कि यहाँ जो है आपका सालू वंश ज़्यादा दिन का कहानी नहीं रहा है बेचारे लोग का, ये जल्द ही चल बसे, हार गए, अपनी सत्ता हार गई। फिर तुलु वंश आ जाते हैं, 1505 से 65 तक रहते हैं, टोटल 60 साल तक रहते हैं। इसमें वीर नरसिंह जो है शासनकाल करते हैं 5 से 9, फिर उसने विवाह कर समाप्त कर दिया था। ये तुलु वंश विवाह कर को समाप्त कर दिया, इस जानने लायक है। फिर कृष्णदेवराय आते हैं, 9 से 29 तक रहते हैं कृष्णदेवराय। तो पूछ लेगा कि कृष्णदेवराय जो है किस वंश से है, तो ये प्रश्न आएंगे आपके तो तुलु वंश से, क्योंकि कृष्णदेवराय नामी है, सबके मुंह में पड़ा होगा कि अरे विजयनगर का है ये कृष्णदेवराय की कहानी, तो क्यों ना हम मार देते हैं यहाँ संगम वंश, है कि नहीं। तो संगम वंश आपको नहीं लगाना है, लगाना क्या है? तुलु वंश। कृष्णदेवराय और सिर्फ देवराय रहेगा तो आपको संगम वंश लगाना है। ये एक सब ध्यान देते रहना है, एक एक गलती जो है आपकी रिजल्ट को गड़बड़ कर दे सकती है। तो ये बात है कि वीर नरसिंह के बाद उसका छोटा भाई जो है कृष्णदेवराय शासक बनता है। इसने आंध्रभोज, यवन राज स्थापनाचार्य जैसी उपाधियों धारण की। यह तुलु वंश का महान शासक था। कृष्णदेवराय जो है बाबर का समकालीन था। इसके समय में एडवर्डी बारबोसा और डोमिंग पायस ने विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, तो ये भी कभी कभी ये सब प्रश्न आते रहेंगे। तो तुलु वंश का कौन है? कृष्णदेवराय। और सिर्फ देवराय रहेगा तो संगम। कृष्णदेवराय ने तेलुगु ग्रंथ में आमुक्त माल्यद राजनीतिक ग्रंथ है तथा संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम व उषा परिणय की रचना की। बाबरनामा पुस्तक में कृष्णदेव का उल्लेख मिलता है। कृष्णदेवराय गुरु नानक के समकालीन थे। कृष्णदेवराय के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे। इनके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिस पायस और बारबोसा आए थे। तो ये सब पूछ लेगा, डोमिस पायस किसके शासनकाल में आए थे? कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है लड़ा था, कब हुआ? तो 1513 में सुल्तान कुली कुतुब शाह ने इसे किया था। और कृष्णदेव राय ने 1512 में तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के दोआब क्षेत्र पर 1514 ईस्वी को उड़ीसा पर और 1520 में बीजापुर के सुल्तान पर अधिकार किया। ठीक है, उड़ीसा के राजा अपने आप को गजपति कहते हैं, तो ये सब थोड़ा ध्यान देने लायक है। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार कौन है? सायन विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें अलसानी पेदना का स्थान सर्वप्रमुख था। कृष्णदेवराय ने 1000 मंदिर, नागलपुर शहर, विट्ठल स्वामी मंदिर जो हम्पी में है, चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया, तथापि पार्वती मंदिर, कांचीपुरम का वरदराज मंदिर तथा एकम्बरनाथ मंदिर का भी निर्माण किया। कौन? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर को निर्धारित की और एवं कारखाने के मालिकों पर कर लागू किया। इतिहासकारों का मत है कि कृष्णदेव राय ने पत्नी चेतना देवी के कहने से हासपेट नगर बसाया एवं माता नागल देवी के नाम पर नागलपुर नगर भी बसाया। विजयनगर में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का विशिष्ट अभिलक्षण था। वही बात, तब नायकों द्वारा विजयनगर के मदुरई में गोपुरम का निर्माण करवाया गया था।
और भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। तो ये गोपुरम जो गेट होता है ना, उसके इसको कहा गया मंदिर में। चलो अच्युत राय पे आते हैं। तो अभी सब तुलु वंश के हैं, ठीक है। तो तुलु वंश और वीडू वंश ये सब थोड़ा कम जानकारी रखते हैं, लेकिन नाम सबका मुंह पे रहता है। हरिहर बुक्का, देव राय प्रथम, ठीक है, हाँ, कृष्णदेव राय, तो सबका नाम मुंह पे रहेगा। लेकिन सबको क्या लगता है कि सब ये जो है संगम वंश में आते हैं, विजयनगर में आते हैं। विजयनगर 4 भाग में बटा हुआ है खुद। तो ये सब अभी किस में आ रहे हैं? तुलु वंश में आ रहे हैं। तो अच्युत राय भी आपके तुलु वंश में ही है। तो चलिए अच्युत राय पे आते हैं, कहानी सुनते हैं। अच्युत राय की यहाँ जो है बात है, तो ये 1529 से 42 तक का शासनकाल है। और कृष्णदेव राय ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने चचेरे भाई अच्युत राय को ही उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे। तो ये चचेरे भाई हैं। अच्युत राय के काल में पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी नूनिज के विजयनगर की यात्रा की। अच्युत राय के बाद अल्पायु पुत्र वेंकट वन के बाद उसका भतीजा सदाशिव राय फिर शासक बनता है, ठीक है। इसके समय में जो है सदाशिव राय का शासनकाल 1542 से 1570 है। और इसके समय में शासन की समस्त शक्ति मंत्री राम राय के हाथों में है। इसी की समय बात करें तो प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध होता है, जिसको अब राक्षस टंगरी भी आप बोलते हैं। तो 1565 ईस्वी में, तो जिसमें विजयनगर नष्ट हो जाता है। तो वो पूछ लेगा कि विजयनगर की कहानी मतलब नष्ट कब होती है? तो ये तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है। राक्षस टांगरी तालीकोटा का युद्ध विजयनगर व बीजापुर, अहमदनगर, बीदर व गोलकुंडा के संयुक्त सेना के मध्य हुआ। विजयनगर साम्राज्य की नींव सेना का नेतृत्व जो है राम राय कर रहे थे। और अ फॉरगॉटन एम्पायर का लेखक सेवेल इस तालीकोटा युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। तालीकोटा का युद्ध के तत्काल बाद सीजर फेडरिक ने विजयनगर की यात्रा की। सदाशिव राय के बाद तिरुमल अच्युत देव राय का साला 1570 से 72 ईस्वी में आरवीडू वंश की स्थापना की। उसे पतनशील कर्नाटक राज्य का उद्धारक कहा गया है, ठीक है। फिर वेंकट द्वितीय आता है, आरवीडू का यहाँ शुरू हो गया है। तो वेंकट द्वितीय रंगा द्वितीय आरवीडू वंश का ये महान शासक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो आरवीडू वंश ये सब ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जानकारी लेने में क्या जाता है। वेंकट द्वितीय और रंगा द्वितीय को लेकर, तो जिसका शासनकाल जो है यहाँ 1586 से रहता है और 1614 तक रहता है। और ये बात करें कि ये आरवीडू वंश का जो है महानतम शासक इनको माना गया है। तो वेंकट द्वितीय जो हो गए ये आरवीडू वंश के हैं, ये भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि ऐसा ऐसा आपके प्रश्न जो है फिर से बोल रहे हैं क्या आ जाएंगे कि देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, ये सब किस वंश के हैं। और सारे ये 4 जो भाग बटे हुए हैं, 4 वंश, चारों अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप संगम वंश में मार सकते हो वेंकट द्वितीय को, नहीं। ये सब प्रश्न आए हैं, इसलिए आरवीडू वंश को हो गया वेंकट द्वितीय। इसने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। चंद्रगिरी किला आंध्र प्रदेश में है। वेंकट द्वितीय के समय राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की। वेंकट द्वितीय जो है वह स्पेन के राजा फिलिप तृतीय के पत्र व्यवहार था। और वेंकट द्वितीय ने डचों को पुलिकट में कारखाना खोलने तथा व्यापार करने की अनुमति जो है प्रदान की थी। मतलब वेंकट द्वितीय ने ही डचों को जो है बोले थे कि आके आप खोल सकते हैं यहाँ कारखाना। और श्रीरंग तृतीय की बात करें तो ये आप विजयनगर का जो है ना आरवीडू वंश, तो आरवीडू वंश मतलब लास्ट वंश है विजयनगर का, ये आपको पता है। तो मतलब विजयनगर का ही अंतिम शासक आप बोल सकते हो। तो आरवीडू वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय है, जिसका शासन का 1642 से 1652 तक रहता है। और आपको कमेंट में बताना है कि विजयनगर का शासनकाल कब से कब है, क्योंकि हम आपको ये पढ़ा चुके हैं। तो कमेंट मैसेज करते रहेंगे तो आप सही रहेगा, आपको याद भी रहेगा। पुर्तगाली के लेखक नूनिज के अनुसार बताया गया विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती, ज्योतिषशास्त्र, लेखांकन और भविष्यवाणी में निपुण थीं। प्रशासन एवं संस्कृति पे बातें, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये। युवराज का राज्याभिषेक जो है पट्टाभिषेकम कहलाता था। राजा का अभिषेक राज परिषद करती थी। विजयनगर कालीन प्रधानी या महाप्रधानी की तुलना मराठा कालीन पेशवा से की जा सकती है। माननीय प्रधान ने गृह मंत्री रायसम राजा के मौखिक आदेशों का लेखक कर्णिकम लेखाधिकारी सर्वनायक मुख्य सचिव,
ठीक है। और बात करें कि महानायकाचार्य जो है ग्राम प्रशासन से संबंधित अधिकारी है। प्रांत में मंडलम सबसे बड़ी इकाई। कोट्टम जिला हो गया, वलनाडु भी बोलते हैं उसको, कोट्टम या वलनाडु। नाडु मतलब परगना और तहसील। और मेला ग्राम 50 गांव को है जो है, उड़िया ग्राम भी उसको कहते हैं। तो यहाँ बात अब कह रहे हैं गैर ब्रह्मोदय सभा, ये एक उर हो गया। उर आप ग्राम भी बोल सकते हैं। ब्रह्मोदय ग्रामों की सभा, चतुर्वेदी मंगलम सभा को भूमि संबंधी अधिकार प्राप्त थे। छोटे स्तर के दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे सुनती थी। नायंकार जो है प्रांतों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। नायंकार व्यवस्था के अंतर्गत नायकों का स्थानांतरण नहीं हो सकता था। कालांतर में यह पद अनुवांशिक हो सकता था। नायकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। भूमि कर को शिष्ट कहा जाता है और लगान वसूली विभाग जो है 8वां था। लगान की दर जो है 1/3 से 1/6 तक थी। सिंचाई कर दासावंदा तमिल प्रदेश में, कटुकोड्डे आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में है। ब्राह्मणों की भूमि की उपज 1/20 अंश तथा मंदिरों की भूमि से 1/30 अंश भू राजस्व वसूल किया जाता था। राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। बात करें कि यहाँ विवाह कर जो है कन्या तथा वर दोनों पक्षों से लिया जाता था। कृष्णदेव राय ने विवाह कर एवं विधवा कर को जो है मुक्त किया। विजयनगर की प्रमुख फसल चावल है। काली मिर्च एवं अदरक का निर्यात किया जाता है। और इनाम वक्फ धार्मिक कार्यों के लिए दान में दी गई संपत्ति। अमरम सैनिकों को दिया गया अनुदान। अमर नायक सैनिक कमांडर थे और ये वर्ष में एक और राजा को भेंट करते थे। यहाँ बात करें भूमि के प्रकार तो भंडारवाद ग्राम, राजकीय भूमि, ब्रह्मदेव देवदेव या मठापुर, कर मुक्त भूमि, कुटगी पट्टे पर की गई भूमि और युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने मरने वालों के परिवार को दी जाने वाली भूमि। विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कालीकट और पश्चिमी घाट पर स्थित है। और विजयनगर में हीरो का निर्यात तथा मोतियों का आयात किया जाता था। व्यापारियों का स्थानीय समूह कुदरई चेटी कहलाता है। विजयनगर युग में मंदिरों को अर्ध राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। ये आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। मंदिर बैंकों के रूप में कार्य करते थे। उन्हें भूमि के क्रय विक्रय का अधिकार था। ऋणदाता के रूप में कार्य करते थे। सिंचाई के लिए नहरों एवं कुओं का निर्माण तथा जंगलों को साफ कराकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण करते थे। विजयनगर साम्राज्य में स्तंभों पर बोधि गोई का प्रयोग किया जाता था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का वरा या राष्ट्रीय सिक्का था। इसका वजन 42 ग्रेन था। इसे हुन, परदौस या पगौड़ा के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रताप 26 ग्रेन, फनम 5.5 ग्रेन, सोने के सिक्के, चांदी का छोटा सिक्का तार। अन्य मुद्राएं तो क्रूजेडो पुर्तगाली का है, दिनार फारसी का है, फ्लेरिन और डुकेट इटली का है। ठीक है। विजयनगर शासकों के सिक्कों पर मुद्रित आकृतियां था। हरिहर, हनुमान एवं गरुड़, तुलुवंश, बैल और गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश तथा बालकृष्णन, ये सब आपके हो जाएंगे आरवीडु वंश। वेंकटेश, शंख तथा चक्र, सदाशिव राय, ये जो थे वो लक्ष्मी नारायण। और तिरुमल बड़ा सुअर है। कहती है एक मूवी अभी आई है, क्या कहते हैं, एनिमेशन में आई थी, जो ये प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की है ना मूवी, तो वो जो विष्णु जी आते हैं वराह वन के ही आते हैं सुअर। ये नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा। ये अपनी पृथ्वी माँ को बचाने के लिए सुअर ही बनते हैं, वाराह। बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा प्रचलित थी और पर्दा प्रथा नहीं था। तो बारबोसा के अनुसार लिंगायतों, चेटियों व ब्राह्मणों में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। महानवमी राज्योत्सव तथा यक्षगान नृत्य परंपरा का विकास विजयनगर में ही हुआ था। विजयनगर के शासक शैव विरूपाक्ष उपासक थे। बाद में वैष्णव धर्मानुयायी हो गए और सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता गया और शासक देवताओं से गहन संबंधों के संकेतक के रूप में हिंदू सुरतारानी का प्रयोग करते थे। विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागरी लिपि का प्रयोग होता था।
पेड्डन को तेलुगु व आंध्र कविता के पितामह भी कहा गया है और उसकी प्रमुख रचनाएं है मनुचरितम, स्वरोचित संभव तथा हरि कथा सार। तो ये तेलुगु के 5 महाकाव्य हैं। मनुचरितम, पेद्दम, पांडुरंग महात्म्य, तेनालीराम, वसु चरित्र, भट्टमूर्ति और आमुक्त मालदय, कृष्णदेवराय। और बात करें वही राघव पांडियमु, पिंगली सूरत। अष्टदिग्गज है नंदी, तिम्न, परिजातहरण, मल्ल, राजशेखर चरित्र, पिंगाली सूरत, राघव पांडवियम, भट्टमूर्ति, नरस भूपालियम, हरिचंदन, लोपाख्यान, तेनालीराम, कृष्ण पांडुरंग महात्यम, अलसनी पेदनम, मनु चरितम व हरि कथासार, धूर्जति कलहस्ती महात्यम, अच्युतराज रामचंद्र सकल, कथासागर संग्रह, रामाभ्युदयम। महाभारत का तेलुगु अनुवाद नन्या तिक्कना भेड़ा प्रगदा ने किया। वीरभद्र ने अभिशंकुतलम का तेलुगु अनुवाद किया। कृष्णदेवराय प्राचीनतम खेल शतरंज का प्रेमी था। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र था। कृष्णदेवराय का दरबारी संगीतकार लक्ष्मी नारायण था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेवराय व उसकी पत्नियों तिरुमल व चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम की मूर्तियां रखी हुई है। कनककुत्रु महल तिरुवनंतपुरम केरल में है। चोहमहला महल हैदराबाद। उज्जैनता महल अगरतला त्रिपुरा में है। विजयनगर साम्राज्य की 15वीं शताब्दी में यात्रा निकोलो दे कांटी, अब्दुल रज्जाक, अफनासी निकितन एवं 16वीं शताब्दी में दुआर्ते बरबोसा और डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाली फर्नोवा नूनीज ने की। विजयनगर साम्राज्य की 15वीं शताब्दी में यात्रा हुई, तो वही बार बोल रहा है। और फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने कालीकट में स्थित दुर्गा की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। और डोमिंगो पेस ने विजयनगर साम्राज्य की बाजार व्यवस्था का विस्तार भी वर्णन है। विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ। 1800 में कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रानली द्वारा हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। और 76 में पुरास्थल के मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का J.F. प्लिट द्वारा प्रलेखन आरंभ। और 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ। तो ये आपका पूरा विजयनगर ख़त्म हो चुका है। जो आपका जो इम्पोर्टेंट है वही 4 वंश को ही बारे में जानना है। 4 वंश में कौन कौन थे, क्या नाम रहा, यही सब आपको जो है जानकारी लेनी है, याद करनी है, रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। और कुछ खास नहीं होता हैगा इससे। तो ठीक है, तो अब चलिए बहमनी साम्राज्य में आते हैं। फिर बहमनी साम्राज्य के बाद धीरे धीरे आपका बाबर रिवर्स सब आ जाएगा, ताकि आप लोग भी आप शुरू करेंगे। फिर महात्मा गांधी जी पर भी पहुंच जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद जो कमेंट किए हैं पॉलिटी को लेकर, फिर उसी को शुरुआत करेंगे, तब आगे साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो है आगे होगा। अब यहाँ जो है बहमनी साम्राज्य में अब आते हैं। बहमनी साम्राज्य से जरूरी है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है आपका 3 अगस्त 1347 को हुआ था। हसन गंगू ने की थी। वह अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। बहमनी साम्राज्य का विस्तार जो है उत्तर में बरार से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक का है। इसकी प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी बहमनी साम्राज्य की, और प्राचीन नाम अभी जो है अहसानाबाद है। तो बहमन शाह जो है भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन के हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेने का आदेश दिया था। फिर उसके बाद यहाँ बहमन शाह के बाद मोहम्मद शाह आता है, जो 1358 से 1375 तक रहता है, जो तेलंगाना के शासक कायप नायक को पराजित करके उसने तख्ते पे फिरोजा प्राप्त किया। यह बहमनियों का राज सिंहासन बना। बहमनी व विजयनगर के बीच संघर्ष प्रारंभ मोहम्मद शाह और बुक्का प्रथम के समय में जो है हो गया था। और पहले से युद्ध में मोहम्मद शाह ने बुक्का प्रथम के विरुद्ध बारूद का भी प्रयोग किया था। तो ये सब तो आने वाले हैं कि बारूद का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, तो पहले युद्ध में हो गया था ये विजयनगर और बहमन शाह के बीच में जो हुआ था ना, बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह बहमनी साम्राज्य का था और बुक्का प्रथम विजयनगर की ओर से था। आपको पता ही होगा कि हरियर और बुक्का, तो प्रथम जो हुआ था हरियर बुक्का, बुक्का जो है उसी दिन बारूद का प्रयोग किया गया था। और कौन किया था? मोहम्मद शाह ने किया था।
तो चलिए युद्ध में देख लें। तो अलाउद्दीन बहमन शाह की बात करें तो ये 1347 से 58 तक रहता है। फिर मोहम्मद शाह रहता है 58 से 75। फिर मुजाहिद शाह है 75 से 78। फिर मोहम्मद शाह द्वितीय है 78 से 97 रहता है, ज़्यादा रह गया। ताजुद्दीन फिरोज शाह है 97 से 1422। शहाबुद्दीन अहमद है, अलाउद्दीन अहमद है, हुमायूं हुमायूं है, फिर शहाबुद्दीन अहमद तृतीय है। तो ये हुमायूं आप वो मत समझ जाइएगा, ठीक है, ये अलग है। बाबर आपका हुमायूं अलग आएगा, जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं आगे जाकर। तो मोहम्मद शाह ने बहमनी साम्राज्य के 4 भागों में बांटा है। दौलताबाद तरफदार की उपाधि, मनसब अली, बरार, मजलिस अली, बीदर हो गया आपका अजम हुमायूं, और गुलबर्गा हो गया मालिक नायाब। तो एक दौलताबाद हुआ, दूसरा बरार हुआ, तीसरा बीदर हुआ और चौथा गुलबर्गा हो गया आपका, ठीक है। तो ये 4 गो में बांट दिया गया है वो मोहम्मद शाह ने बहमनी साम्राज्य को। तो गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण जो है 1367 में मोहम्मद शाह प्रथम ने करवाया। और बहमनी शासकों ने सर्वप्रथम ताजुद्दीन फिरोज शाह ने विद्वान हिंदुओं तथा ब्राह्मणों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। ताजुद्दीन फिरोज शाह ने तैमूर के आक्रमण से पूर्व अपना दूत उसके पास भेजा था और इसने हरियर द्वितीय को पराजित कर रायचूर दोआब पर अधिकार किया। हरियर द्वितीय के पुत्र देवराय वन को सुनार की बेटी का युद्ध में पराजित किया। उसकी बेटी से विवाह शर्त रखी। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो है 1422 से लेकर 36 को संत वली के नाम से जाना जाता है। इसने गुलबर्गा के स्थान पर बिद्दर की अपनी राजधानी बनाई थी। कौन? संत वली के नाम से जो जाना गया शहाबुद्दीन अहमद प्रथम। तो बहमनी शासक हुमायूं जो बात करें 1458 से 61 को में हुआ। जालिम व दक्कन के नीरो कहा। रूसी व्यापारी निकितन शमसुद्दीन अहमद तृतीय के काल में जो है विद्या आया था। तो शमसुद्दीन अहमद तृतीय का शासनकाल कब से? तो 1463 से 1482 तक का है। हुमायूं ने महमूद गवाह को अपना वजीर नियुक्त किया था। यहीं से उसके उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ। महमूद गवाह के प्रधानमंत्रित्व काल में बहमनी साम्राज्य की सीमाएं पूर्वी समुद्र में पश्चिमी समुद्र तक विस्तृत हो गई है और पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह गोवा, बेलगाम, दाभोल पर बहमनियों का अधिकार हो गया है। महमूद गवाह ने 4 प्रांतों को 8 भागों में बांटा है। पहला बरार को गाविल का माहूर, गुलबर्गा बीजापुर व गुलबर्गा, दौलताबाद व जुन्नार, तेलंगाना को राजमुंदरी व वारंगल। इसने सैय्यद उल इंसा व दीवान ए अख्ता ग्रंथों की भी रचना की। महमूद गवाह का पहली बार उल्लेख सुल्तान अलाउद्दीन अहमद तृतीय के काल में मिलता है, जब उसे नालगोंडा के विद्रोह का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था। शहाबुद्दीन महमूद शाह के समय बहमनी साम्राज्य 5 खंडों में विभक्त हो गया। बीजापुर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। तो ये शहाबुद्दीन महमूद शाह के बाद जो है बहमनी साम्राज्य कौन कौन में है ये देख लें और कौन शासक है कब तक रहा। तो पहला बीजापुर रहा। बीजापुर के वंश थे आदिल शाह थे, वो संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह 1489 में। फिर बरार आता है बीजापुर के बाद। बरार इमाद शाही वंश के थे और संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद था। ये 1490 का है, इसका शासन वर्ष है। अहमदनगर में निजाम शाही है, मलिक अहमद संस्थापक है 1490 में ही। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश के हैं, कुल्लू कुतुब शाह संस्थापक है 1512 में। फिर बात करें विद्दर बरीद शाही है, अमीर अली बरीद और 1526 में। स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले 1484 ईस्वी में बरार ने की थी, लेकिन बीजापुर स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य बना। यह बात करें शहाबुद्दीन अहमद प्रथम का पुत्र कलीमुल्लाह शाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसने मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया। बहमनी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में हुआ। औरंगाबाद शहर की स्थापना 1610 में मलिक अंबर ने की। चलिए उत्तरवर्ती राज्य की बात करते हैं। तो बरार 2 राजधानियाँ एलिचपुर तथा गाविलगढ़। 1484 में स्वतंत्रता की घोषणा संस्थापक फतेह उल्लाह खां इमाद उल मुल्क यह धर्म परिवर्तन मुसलमान था और 1574 में अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, इस्लाम शाह, इब्राहिम शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम द्वितीय, मोहम्मद अली आदिल शाह द्वितीय। मैं इसके जो है संस्था मतलब कार्य जो किए हैं इतने साल, इसमें बीजापुर में उन्हीं के बारे में बता रहा है। गोल गुम्बद का निर्माण बीजापुर में ही कर्नाटक में हुआ, अली आदिल शाह ने करवाया था। गोल गुम्बद में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है।
फिर इब्राहिम द्वितीय, ये सब तो आदिल शाह वंश का महान शासक था। मुस्लिम प्रजा जगत गुरु अबला बाबा कहा गया है, और इसने किताबें नौरस की रचना की। इसके समय फरिश्ता ने तरीके फरिश्ता की रचना की थी। फिर सिकंदर शाह के काल में शिवाजी का उत्कर्ष हुआ तथा औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर अहमदनगर में आते हैं। अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश का संस्थापक मलिक अहमद था। इसकी उपाधि निजामुल मुल्क थी। अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह के संस्थापक में त्रिगुट बीजापुर अली आदिल शाह हैं, और गोलकुंडा में इब्राहिम कुतुब शाह, और विजयनगर राम राय ने 1562 में अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह से लूटा था। इसके प्रत्युत्तर में हुसैन निजाम शाह ने भी अहमदनगर, बिदर, गोलकुंडा तथा बीजापुर राज्यों का एक संघ बनाकर 1565 ईस्वी में विजयनगर को तालीकोटा या राक्षस टंगड़ी युद्ध में निर्णायक पराजय की थी और विजयनगर को नष्ट कर दिया था। तो ये आपको हम शुरू में बताते हैं कि विजयनगर की समाप्ति तालीकोटा के युद्ध में होता है, मतलब राक्षस टंगड़ी जिसको बोलते हैं, 1565 में होता है। ठीक है। अहमदनगर पर मुगलों का प्रथम आक्रमण जो है मुर्तजा निजाम शाह के काल में हुआ था, और मलिक अंबर अहमदनगर का युग वजीर था। इसने दक्षिण में टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था को लागू की। शाहजहां ने 1633 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। गोलकुंडा कुतुबशाही, यह राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज के खंडहरों पर स्थापित हुआ था। इस वंश का संस्थापक एक तुर्की दास कुल्लू कुतुब शाह था। मुसलीपट्टम गोलकुंडा का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। इब्राहिम कुतुब शाह पे अब आते हैं। तो 1550 से 80 तक रहा। तो विजयनगर के युद्ध के विरुद्ध मुस्लिम राज्यों के संघ में शामिल था, और इब्राहिम का पुत्र मोहम्मद कुली शासक बना, और इसने हैदराबाद नगर की स्थापना की और हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया। मोहम्मद कुली को दक्कनी उर्दू या हिंदवी का जन्मदाता माना जाता है। कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक अबुल हसन था। इस राज्य को 1687 में औरंगजेब ने मुगल राज्य में मिलाया, और मीर जुमला गोलकुंडा का अमीर जो बाद में मुगलों में मिला। विदर के वरीद शाही राजवंशों का संस्थापक अमीर अली वरीद था। इसे दक्कन की दोमड़ी कहा जाता था। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह प्रथम ने विदर को अपने राज्य में फिर मिला लिया था। चलिए, आपका ये कंप्लीट हो चुका है। भवानी साम्राज्य भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश कश्मीर पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद तो पश्चिम बंगाल है कि श्रीनगर है, देख लेते हैं। आपका धीरे सब कंप्लीट हो जाएगा। तो बस मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। कश्मीर है तो कश्मीर के बारे में जानते हैं, पश्चिम बंगाल में जानते हैं। और एक कश्मीर और पश्चिम बंगाल ये सब पे मूवी एक बनी है, बंगाल क्या था भूल गया, बंगाल फाइल्स है और कश्मीर फाइल्स करके मूवी है। जो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। और ठीक ठाक है, और कहानी उसी की है, मतलब उसी की, इसकी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो कैसे होता है उसके प्रति है। और बंगाल फाइल्स कोई इतिहास से जुड़ा गया है गांधी जी के पहले से ही, तो देख लीजिएगा, अच्छा मूवी है। चलिए कश्मीर से शुरू करते, कश्मीर की जानकारी ले लेते हैं। आप लोग कश्मीर के लिए लड़ते क्यों रहते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। आप नहीं लड़ते होंगे, लड़ते तो हैं ही, लेकिन उधर से ज़्यादा उन लोग को पाकिस्तान वाले जो हैं वो ज़्यादा ही प्यार दिखाते हैं भाई। तो क्यों दिखाते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1286 में सिंह देव ने किया था। यहाँ से शुरू हुआ 1286 से, तथा 1301 तक का सफ़र शासन किया था, मतलब ठीक है सफ़र रहा ये कश्मीर का सिंह देव के साथ। और बाद में इसका भाई फिर सुहादेव शासक बनता है। इसके काल में कश्मीर दलूचा ने नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। वही तो हमको लगा कि यहाँ तक तो पूरा हिंदू कर रहा था, सुहादेव था, सिंहदेव था, लेकिन फिर जो है दलूचा के नेतृत्व में जब होता है वो मंगोल वहाँ पर आक्रमण कर देता है। और सुहादेव के बाद लद्दाख के सरदार रिंचन ने कश्मीर पर फिर अधिकार कर लिया। चलिए ये भी सरदार, चलिए हिंदू ही है, कोई ऐसा तो अभी मुस्लिम आया नहीं है। तो इसने सुहादेव के सेनापति रामचंद्र की पत्नी को कोटा से विवाह किया। कोई बात नहीं। रिंचन के बाद उदयन देव द्वितीय कश्मीर का शासक बनता है। इसने भी कोटा से ही विवाह किया। उदयन देव के बाद शाहमीर
फोर जो है ने शमसुद्दीन की उपाधि धारण की और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बना। यहाँ से आपका शुरू हो गया उदयन देव के बाद से। ठीक है, शाहमीर फोर ने शमसुद्दीन की उपाधि जो है धारण की और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शुरू हो गया। अब कश्मीर में मुस्लिमों का ही जो अड्डा है, क्यों है अब पता चल रहा है, वहाँ क्यों लोग अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं। यहाँ से कहानी अब शुरू है। ठीक है, शाहमीर, यहाँ तक आपका हिंदू था। अब है शाहमीर फोर के यहाँ से बात करें तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा कि कब से शुरू हुआ, ये सब भी थोड़ा पूछता तो नहीं है लेकिन याद रहेगा तो आप 20 सभा में बोल भी सकते हो, कश्मीर के बारे में चर्चा हो गई तो, है कि नहीं। ऐसे तो कुछ पूछेगा नहीं कश्मीर बंगाल बिहार को लेकर ऐसा, लेकिन 20 सभा में बात करने का मौका मिला तो बोल सकते हैं आप। तो ठीक है, तो बात है यहाँ कि फिर प्रथम मुस्लिम शासक बना एवं रानी कोटा से विवाह किया और शाह ए हमदान मस्जिद जो है झेलम नदी के किनारे रहे है, मीर सैयद हमदानी की यात्रा के उपलक्ष्य में बनी थी। कश्मीर के सुल्तान अलाउद्दीन ने राजधानी इंदरकोट से श्रीनगर की। शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक सुल्तान शहाबुद्दीन था और दिल्ली पे परिवर्तित तुगलों का काल था। कश्मीर के शासक सिकंदर को बुश-सिकन कहा गया है और तैमूर के आक्रमण से कश्मीर की रक्षा की। इसने माथे पर तिलक लगाना प्रतिबंधित कर दिया था, मूर्तियों को गला लगाकर सिक्के बनवाए एवं जजिया लगाया, मार्तंड चक्रधर त्रिपुरेश्वर तथा अवंतीपुर मंदिर तोड़े। दिल्ली में सैयद वंश व बहलोल का शासनकाल। जैनुल आबिदीन मूल नाम इसका शाही खां था। 1420 से 70 को कश्मीर का अकबर तथा कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसने नायबे अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा की अनुमति, यह जजिया समाप्त करने वाला पहला शासक था। ठीक है, यह कुतुब के नाम से फारसी में कविताएं भी लिखी थी। तो इसने मुल्ला अहमद को महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद के लिए नियुक्त किया। जैनुल आबिदीन की जीवनी जैन प्रकाश का लेखक यदु भट्ट है। हसन शाह के काल में 1479 में अग्निकांड में कश्मीर का पूर्वोत्तर भाग नष्ट हुआ और अकबर ने 1586 में कश्मीर को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक नालंदा में दफन है। बात है उसके बाद जौनपुर आता है। जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजरी ने की थी और इसने 1394 से 99 तक के शासन किया। साद खां अवध का प्रथम नवाब था। यह अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। सैयद बंधुओं के विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र में सआदत खां ने सम्राट मोहम्मद शाह का पक्ष लिया। मलिक सरवर के बाद इसका दत्तक पुत्र मुबारक शाह भी आता है। 99 से 1401 में गद्दी पर बैठा। वह इस सरकी वंश में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मुबारक के बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह गद्दी पर बैठा। यह सरकी वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम शाह ने पंडुआ के चिश्ती संत नूर कुतबे आलम के अनुरोध पर बंगाल पर आक्रमण किया था। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह के समय में दिल्ली व जौनपुर के बीच संघर्ष शीर्ष पर था एवं सिकंदर लोदी ने जौनपुर को जीतकर दिल्ली में मिलाया। चलिए बंगाल आते हैं। बंगाल में इलियास शाही वंश का संस्थापक हाजी इलियास था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अली मुबारक की हत्या करके पूरे बंगाल पर अधिकार किया एवं सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से 1342 से 1352 ईस्वी तक शासन किया। इनके पुत्र सिकंदर शाह ने पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नवाब थे। सिकंदर का पुत्र गयासुद्दीन आजम बंगाल का शासक था। कवि हाफिज से उसका व्यवहार था और 1406 में एक चीनी दूत उसके दरबार में आया था। फिर 1409 में महारत्न धर्म राज को अपना दूत बनाकर उपहारों सहित चीनी सम्राट के दरबार में भेजा था। ठीक है, बंगाल के बारे में जानना बहुत जरूरी हो गया। नहीं, धीरे धीरे सब आपको पता चल जाएगा, सबके बारे में जान ली, लेकिन आएगा नहीं, ये भी जना ही देते हैं, ये सबसे प्रश्न आते नहीं है। महेंद्र देव ने पांडुओं और चटगांव में बंगला अक्षरांकित सिक्का चलाया था। रुकनुद्दीन बारबक शाह
जिसका शासनकाल 1459 से 74 है, ने श्री कृष्ण विजय अष्टम के रचयिता मालाधर वसु को गुणराज खां की उपाधि व उनके पुत्र सत्यराज खां की उपाधि दी। इसी के समय में कृतिवास ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद किया था। इसे बंगाल की बाइबिल तथा पंचम वेद कहा जाता है। बंगाल में दाखिल दरवाजा का निर्माण बारबक शाह ने करवाया था। शमसुद्दीन यूसुफ शाह ने राज्य में मद्य निषेध नियम लागू किया था। इसने 22 दरवाजा मस्जिद का निर्माण कराया था। हुसैनी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन था। इसने नृपति, तिलक, कृष्ण का अवतार तथा जगत भूषण जैसी उपाधियां प्राप्त थी। यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। इसी के समय में सर्वप्रथम पुर्तगाली बंगाल में आए थे। नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद बनवाई थी। काशी राम ने बांग्ला भाषा में महाभारत की रचना की। हुसैन शाही वंश का अंतिम शासक गयासुद्दीन महमूद था। इसके काल में शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में प्रभाव खोखर जनजाति का प्रमुख था। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश किंग राजवंश था। फिर मालवा पे आते हैं। मालवा की कहानी जानना जरूरी है क्या? तो जान लेते हैं। फिर गुजरात बचा हुआ है। गुजरात के बाद राजपूत राज्य बचा हुआ है। फिर राजपूत राज्य ही है, उड़ीसा है। फिर भारत में सूफीवादी सब आ जाएंगे। आप ये सब देख सकते हैं। तो ये सबसे प्रश्न आएंगे नहीं, लेकिन चलिए कंप्लीट करने में क्या है कि नहीं। लेकिन ईवीएम को कंफर्म है कि आप लोग इसको देख भी नहीं पाओगे, ऐसे ही भगा दोगे। लेकिन मालवा पे आते हैं। मालवा का राज्य नर्मदा एवं तापी नदियों के बीच के पठारी भाग में स्थित हुआ गुजरात का पड़ोसी राज्य है। और मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1401 में हुआ दिलावर खां के द्वारा हुआ था। और दिलावर खां के बाद उसका पुत्र जो आता है अलप खां आता है, गद्दी पे बैठता है। इसने सुल्तान होशंग शाह की उपाधि धारण की। इसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की। इसी ने होशंग शाह नामक नगर की स्थापना की। मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक महमूद खिलजी प्रथम ने की। और 1437 में महमूद खिलजी ने चित्तौड़ के शासक राणा कुंभा पर आक्रमण किया। युद्ध में दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया एवं विजय स्तंभों का निर्माण करवाया। महमूद खिलजी ने मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ बनवाया। कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। फरिश्ता ने महमूद खिलजी के विषय में लिखा है कि इस तरह शिविर उसका घर बन गया और युद्ध स्थल आराम सा। महमूद खिलजी द्वितीय ने 1510 से 1531 ईस्वी तक शासन किया और इसने मेदिनी राय को अपना वजीर बनाया। और 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा को अपनी साम्राज्य में मिला लिया। मुगल सम्राट अकबर ने 1562 में मालवा को बाज बहादुर से जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। तो ये कहानी थी मालवा की। अकबर को अपनी ओर खींचना है। कैसे हुआ 1562 में, अब जान गए कौन पहले करता था। ठीक उसी तरह गुजरात में आते हैं। तो गुजरात की कहानी है कि इसके संस्थापक है मुजफ्फर शाह। ये सब याद कर लीजिएगा। मूल नाम उसका जफर खान है, लेकिन हम पूछ लेगा गुजरात का संस्थापक कौन है, मुजफ्फर शाह। फिरोज शाह तुगलक। तो गुजरात बहुत पुराना है, देख रहे हैं 1407 का है। फिरोज शाह तुगलक जफर खान का फूफा है। वाह वाह वाह। जफर खान दिल्ली सुल्तान द्वारा नियुक्त गुजरात का अंतिम सूबेदार था। फिर अहमद शाह आता है 1411 से 1442 तक रहता है। गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक है। इसने अहमदाबाद नगर की स्थापना की, अहमद नामे है। और पाटन के स्थान पर अहमदाबाद की राजधानी बनाया। तो अहमद शाह ने उत्तरी गुजरात के सिद्धपुर के मंदिरों का विनाश किया। गुजरात में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया। इससे पूर्व गुजरात में कभी जजिया कर नहीं हुआ था, वसूला नहीं गया था। इसलिए बात करें विद्वानों या अहमद शाह को जो है बदरुद्दीन दामामिनी ने जो है कहा था कि सुल्तानों में विद्वान तथा विद्वानों का सुल्तान कहा है। और गुजरात के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को जरबख्श कहा गया है। 1446 से 51 तक मोहम्मद शाह का शासनकाल इसलिए बोला। और गुजरात के शासक फतेह खां उर्फ महमूद बेगड़ा प्रथम शासनकाल 51 साल की ईस्वी था। मतलब कब तक रहा ये फतेह खां उर्फ महमूद बेगड़ा 1459 से 1511 तक रहा। ठीक है। बाई झाऊ इसके दरबार की प्रथम नर्तकी थी। यह
सिकंदर लोधी का मित्र था। दोनों के बीच उपहारों का आदान प्रदान होता था। उदयराज महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि है। उसने महमूद चरित्र की रचना की थी। ठीक है। महमूद बेगड़ा के पुत्र हैं मुजफ्फर शाह द्वितीय हैं। उसके समय में हज यात्रियों से किराया नहीं लिया जाता था। और गुजरात का अंतिम शासक बहादुर शाह गुहिल राजपूत लक्ष्मीबाई का पुत्र था। अच्छा, लक्ष्मीबाई का पुत्र जो था ना, बहादुर शाह गुहिल, याद रखना ये आपका गुजरात का जो है अंतिम शासक बनता है। तो ये सब प्रश्न आएंगे नहीं, लेकिन याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई की कौन है, पुत्र का नाम क्या है, बहादुर शाह गोहिल है। अब बात करें, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था। और 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। फिर इसके बाद राजपूत राज आते हैं। तो इसमें क्या है कि सिसोदिया वंश के राजदूत सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते हैं। सिसोदिया वंश का शासन जो है मेवाड़ पर था। और मेवाड़ राज्य में हमीर देव सिसोदिया वंश की नींव डाली थी। उसने 1326 से 64 तक शासन ही किया था। मेवाड़ के शासक हैं हमीर देव हैं। ऐसे 1326 से 1528 तक का शासन है। तो हमीर देव प्रथम मेवाड़ के शासक, और लास्ट में राणा सांगा है। इससे आपके प्रश्न जो है पूछ लेंगे कि विजय स्तंभ का निर्माण जो है ना चित्तौड़गढ़ में किसने किया, ये सब पूछ लेता। राणा कुंभा ये सब है। तो जैसे कि राणा कुंभा मेवाड़ के शासक में आते हैं। 1433 से 1468 तक है राणा कुंभा का, लेकिन राणा संगा लास्ट है। तो पूछ, ठीक है, राणा संगा में जानते होंगे, पढ़े होंगे राजस्थान के बारे में, लेकिन ये आपको नहीं याद होगा कि किस शासक मतलब या ठीक थे, कहाँ के शासक थे। तो ये मेवाड़ के थे। मेवाड़ सिसोदिया वंश की है, ये भी आपको याद रखना है। किस वंश है, सिसोदिया वंश। नहीं आया मेवाड़ तो सिसोदिया वंश। और की राजधानी चित्तौड़, अभी चित्तौड़गढ़ जैसे अभी बोल रहे थे आपको, उदयपुर थी। और राणा कुंभा ने विजय स्तंभ जैसे कि बोले निर्माण किए अपने मंदिरों के उपलक्ष्य में, विजयों के उपलक्ष्य में। राणा कुंभा संगीत एवं सर्वाधिक शौकीन था। ठीक है। राणा सांगा ने 1517 से 18 में घटौली और खतौली की युद्ध में इब्राहिम लोधी को इब्राहिम लोधी को भी हरा दिया था। क्या बात है, राणा सांगा ने। और 1528 में इसने सरदारों से इसे जहर देकर मार दिया था। अच्छा, यहाँ बोल रहा है राणा सांगा की मृत्यु के बारे में। तो इसके सरदारों ने इसको जहर दे दी थी राणा सांगा को। भारत की सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग की है। मेवाड़ की चित्तौड़ दुर्ग में जयमल और फत्ता छतरिया बनाई गई है। और सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अब देख रहे हैं धीरे धीरे अब बाबर अकबर आने लगे हैं। जब हार निश्चित होने पर राजपूतों को शाका अनुष्ठान करना होता था। राजपूत राज में भी आ जाते हैं। अभी राजपूत फिर से क्या है, फिर तो वही हो गया। और यही पर है ना सिसोदिया वंशी। तो और हाँ, यहाँ से मारवाड़। तो मारवाड़ क्या ये सब कुछ। चलिए उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा की कहानी है। उड़ीसा सल्तनत काल में उड़ीसा का आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था। उड़ीसा ने स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अनंत वर्मन ने उड़ीसा में गंग वंश की नींव डाली थी। फिर नरसिंह प्रथम आते हैं, 1228 से 1264 तक रहते हैं। तो नरसिंह प्रथम जो है इस वंश का महत्वपूर्ण शासक है। और इसे बंगाल के मुस्लिम आक्रमण पर सफल प्रतिरोध किया, जिससे कारण इसे हमीर या अमीर भी कहते हैं। और हमीर मद मर्दन की उपाधि प्राप्त हुई थी। और इसने जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण किया। तो पूछ लेगा कि जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा के में जो है तो किसने किया था, तो इसी ने किया था, हमीर मद मर्दन। फिर इसके बाद करें नरसिंह द्वितीय। तो इन्हें भुवनेश्वर में अनंत वासुदेव मंदिर का निर्माण किया। नरसिंह द्वितीय ने वासुदेव मंदिर का। चलिए, तो यहाँ तक आपका हो गया। और यहाँ चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको, थोड़ा जूम करते हैं आप ही के लिए। गंग वंश का फिर अंतिम शासक वानुदेव चतुर्थ है। और इसके मंत्री कपिलेंद्र ने उड़ीसा में गजपति वंश की भी नींव रखी थी। और कपिलेंद्र ने बंगाल के सुल्तान नसरुद्दीन को हराकर गौरेश्वर की उपाधि धारण की। और प्रताप रुद्रदेव गजपति इस वंश का जो है अंतिम महान शासक बनता है। कृष्णदेव राय ने इसे हराकर गजपति सप्तांग हरण उड़ीसा दल विवादन की उपाधि धारण की थी। और 1568 में बंगाल के सुल्तान ने इसे जीतकर बंगाल का अंग बना लिया था। और खानदेश
ताप्ती घाटी में स्थित है। इन्हें स्वतंत्र राज्य की स्थापना मलिक रजा फारूकी ने फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी और अकबर ने 1601 में खानदेश को जीत लिया था। अब यहाँ आपका बचा भारत में सूफीवाद। तो ये आपका नेक्स्ट लाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर दें।